हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी जो टॉपिक चल रही है वो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूनिट 4 है, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लोग प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, फिर वर्किंग कैपिटल, फिर प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कॉस्ट एस्टिमेशन, जितनी भी टॉपिक थी वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ फंड के बारे में एंड देन पढ़ेंगे हम लोग कैपिटल बजटिंग। ठीक है, तो क्या होता है सोर्स ऑफ फंड, क्या है? अब सोर्स ऑफ फंड जानने से पहले हम ये जानेंगे कि फंड क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, जिसका पहला टॉपिक जो है वो है सोर्सेज ऑफ फंड। तो उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज फंड, फंड क्या होता है। तो फंड से आप लोग थोड़ी बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये कुछ रिलेटेड मनी से है। ठीक है, तो फंड क्या होता है ना, वो एक तरीके का सम ऑफ मनी होता है जिसको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आप देखोगे कि कोई भी एनजीओ चलता है, या फिर आप देखोगे जैसे बाढ़ पीड़ित वगैरह को जो खाना पहुंचाया जाता है, उनको बेसिक नीड्स पहुंचाई जाती है, तो उनको थर्ड पार्टी क्या करती है, फंडिंग करती है। ठीक है, आप देखोगे बिजनेस कोई स्टार्ट करता है तो उसमें आप देखोगे कि स्टेक होल्डर फंड देते हैं। तो फंड से आप समझ जाओगे कि एक अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, जिसको कलेक्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है, तो फंडिंग क्या होती है कि फंडिंग एक तरीके की क्या होती है, मनी होती है जिसको कलेक्ट किया जाता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, तो फंडिंग क्या होती है, एक तरह की मन फंडिंग मनी होती है जो क्या जरूरी होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर रन करने के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए फंडिंग को क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। तो फंडिंग जो होता है ना प्रोजेक्ट्स के लिए, वो सिंगल सोर्स से भी होते हैं या फिर अलग अलग मल्टीपल इन्वेस्टर से भी लोग फंडिंग करवाते हैं। तो जो प्रोजेक्ट का गवर्नेंस होता है ना, वो क्या होता है ना, वो वैरी करता है। ठीक है, जिससे वो अपने इन्वेस्टर की नीड को मीट कर पाए। हाँ, या फिर जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल चुना है उसको वो क्या कर पाए, मीट कर पाए। ठीक है, तभी तो लोग आपको या थर्ड पार्टी मीट फंडिंग करेंगे, तब जिससे उनको उनका शेयर क्या हो, मिलता रहे। तो यह एक तरीके का क्या होता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है किसी कंपनी में। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जा सके, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट एक्सपेंशन, उनकी सेल्स एंड मार्केटिंग, या फिर कह लो ऑफिस स्पेसेस के लिए या इन्वेंटरी। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है एक तरीके का कंपनी में। ठीक है, इसके अलावा क्या बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो क्या करवाते हैं, वो फंडिंग रेज नहीं करवाना चाहते थर्ड पार्टी से, क्योंकि ऑब्वियसली थर्ड पार्टी अपनी क्या लेती है, एक शेयर लेती है। चाहे आपका बिजनेस रनिंग करे, ग्रोथ दे नहीं दे, लेकिन इन्वेस्टर जो आपको पैसे दिए हैं उनको उनका इंटरेस्ट रेट तो चाहिए ही चाहिए। तो जो छोटी छोटी स्टार्टअप्स होती है ना, वो उसमें जो ऑनर होते हैं ना, जो उसके फाउंडर्स होते हैं, वही क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं। वो थर्ड पार्टी से फंडिंग नहीं कर पाते, करवाते हैं जिससे वो क्या करे, कर्जदार होने से वो बच सके। और इक्विटी डिल्यूशन मतलब आप देखो, किसी से आप फंडिंग लेते हो तो उसको आपको अपने कंपनी में इक्विटी देनी पड़ती है, तो उससे भी आप क्या कर पाते हो, बच पाते हो। इसके अलावा क्या है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो स्टार्टअप है वो क्या करवाते हैं, फंडिंग करवाते हैं। और ऐसे बिजनेस जिनको बड़े लार्ज अमाउंट में ग्रो करना है या बड़ी ऑपरे मतलब बड़ी स्केल पे ऑपरेशन करनी है, तो उनको क्या करनी पड़ती है, फंडिंग करवानी पड़ती है। वो भी कभी कभी वो सिंगल स्टेक होल्डर से करवाते हैं। अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं अपनी अपनी इक्विटी के साथ, अपनी अपनी शेयर के साथ। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि डिफरेंट कौन कौन से टाइप के फंड्स होते हैं जो प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में चाहिए ही चाहिए। तो पहला होता है गवर्नमेंट ग्रांट। तो क्या होता है ना, कभी कभी गवर्नमेंट जो होती है वो भी कुछ सम ऑफ मनी ग्रांट करती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो आप देखोगे कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए या फिर उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फंडिंग प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सके, ग्रोथ दिलवा सके, डेवलप कर सके। उसके बाद आता है फंड बाय पार्टनर। ऑब्वियसली फंड बाय पार्टनर मतलब यहाँ पर पार्टनर, अगर कितने लोग होते हैं जो बिजनेस पार्टनरशिप में करवाते हैं करते हैं, तो पार्टनरशिप एक तरीके का आपको कॉस्ट को मैनेज करने में हेल्प करता है, क्योंकि उसमें आपकी इक्वली इक्वली शेयरिंग होती है, चाहे बिल्डिंग में हो, इक्विपमेंट में हो, एक्सपर्टीज में, वर्कलोड, जितनी भी चीजें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या हो जाती है, इक्वली हाफ हो जाती है पार्टनरशिप में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बोरोड मनी। बोरोड मनी मतलब किसी से मनी उधार लेना। तो उधार आप किससे लोगे, तो ऑब्वियसली बैंक से लोगे एज अ लोन के फॉर्म में। तो आप क्या करते
करते हो ना, आपके पास एक बोरोइंग मनी भी होता है एक ऑप्शन के तौर पे, जिसमें आप क्या कर सको, अपने प्रोजेक्ट के लिए लोन ले सको। आप तभी लोन लेते हो जब आप उस लोन को क्या कर पाओ, रीपे कर पाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टर फंड। इन्वेस्टर फंड आज के टाइम पे बहुत चल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर भी क्या करती रहती है ना, अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढती रहती है जिससे वो अपने फंड को क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके, ताकि उन्हें उनकी मतलब प्राइवेट इक्विटी एज अ प्रॉफिट के तौर पे रिटर्न में उनको प्रोवाइड हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डोनेशन। डोनेशन क्या होता है, जब आप एक प्रोजेक्ट किसी कम्युनिटी पीपल के लिए अपील कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपको गवर्नमेंट के द्वारा या फिर पीपल का मतलब पीपल्स के द्वारा या फिर बड़े बड़े छोटे छोटे स्टार्टअप के द्वारा या फिर आप ये कह लो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग आपको एज ए डोनेशन क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि आप और भी ज्यादा कम्युनिटी या सोशल वर्क कर पाओ। उसके बाद आता है क्या, क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होता है, तो यह बेसिकली आप क्या करते हो ना, इंटरनेट की यूज से आप ढेर सारे जितने भी पोटेंशियल फंडर होते हैं ना, उनको उनसे आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो और उनसे आप अपने लिए फंड को क्या करते हो, जनरेट करते हो। उसके बाद क्या, रेवेन्यू फंड। रेवेन्यू फंड क्या होता है, तो रेवेन्यू फंड बेसिकली क्या होता है कि जो बिजनेस से आपके रेवेन्यू आ रही है इन द रिटर्न फॉर्म में कह लो, या फिर ये कह लो प्रॉफिट के फॉर्म में, तो आप उसी रेवेन्यू को फिर से आप क्या करते हो, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। तो जितना ज्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, आप उतना ही ज्यादा कैश को क्या कर सकोगे, कंजर्व कर सकोगे, एंड देन आप क्या कर पाओगे, अपने बैंक बैलेंस को ज्यादा एफिशिएंट वे से इंप्रूव कर पाओगे, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट में खुद से क्या करो, फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाओ। उसके बाद आता है सेलिंग अप। तो सेलिंग अप कुछ ज्यादा ड्रास्टिक साउंड करता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को बेच देना, कुछ ड्रास्टिक साउंड लगता है, बट जब आपके पास टाइम राइट हो, ठीक है, आपके पास अगर समय राइट है और आपको लगता है कि अभी हमें इस प्रोजेक्ट को जाने ही देना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है, तो आपको उस समय क्या कर देना चाहिए, उस प्रोजेक्ट को लेट गो कर देना चाहिए और किसी दूसरे को अपना प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हैंड ओवर कर देना चाहिए। ये भी एक सबसे बड़ा ऑप्शन होता है, इससे भी आप क्या कर सकते हो, अपने डेप्टर वगैरह से बच सकते हो। आपका क्या था, डिफाइन एंड क्लासिफाई सोर्स ऑफ फंड। तो आपको कुछ यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी गई है कि सोर्सेज ऑफ फंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सोर्स ऑफ फंड क्या होता है। तो सोर्स ऑफ फंड यह क्या है, फंड की ओरिजिन जहां से होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, जहां से आपको फंड मिलता है उसको हम लोग कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर फंड, कोई भी पर्टिकुलर फंड का जो ओरिजिन होता है, ठीक है, या फिर कोई भी अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसका जो ओरिजिन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ फंड कहते हैं, जिसका सब्जेक्ट क्या होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंस्ट्रक्शन के बीच सॉरी कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन करवाना, ठीक है। तो सोर्स ऑफ फंड में बेसिकली क्या होता है, मनी का ट्रांसफर होता है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी पर्पस के लिए, ठीक है। इसमें आप क्या क्या देख सकते हो, एग्जांपल देख लो सोर्स ऑफ फंड में, जैसे आपकी अगर खुद की पर्सनल सेविंग है, हाँ, तो वो आपकी सोर्स ऑफ फंड हो गई, या फिर आपके पास कोई शेयर सेल्स है या डिविडेंड है, वो आपके सोर्स ऑफ फंड है। ये सब आपको क्या देगी, कैश देगी रिटर्न में। और या फिर आप कोई अपने प्रॉपर्टी को सेल करके उससे आप फंडिंग निकाल सकते हो किसी बिजनेस में लगाने के लिए। तो ये सारी चीजें आपका क्या होता है, ऐसी चीजें, ऐसा ओरिजिन जहां से आप क्या करते हो, फंड की फंड आती है आपको, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ फंड। तो सोर्स ऑफ फंड का क्लासिफिकेशन तीन तरीके से है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द सोर्स ऑफ जनरेशन। तो बेसिस ऑफ पीरियड में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म होते हैं। ऑनरशिप में आपका ऑनर्स फंड, बोरोड फंड आता है, मतलब ऑनरशिप में या तो ओनर खुद फंड कर रहा है या फिर वो किसी से बोरो कर रहा है। और सोर्स ऑफ जनरेशन में क्या होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या होते हैं, तो बेसिकली ये जो सोर्सेज होते हैं ना, इसमें आप क्या करते हो, ऐसा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होता है जो आपको 5 साल से ज्यादा के लिए चाहिए, ठीक है। मतलब आप ऐसा सोर्स ढूंढते हो जहां पर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड में आपको फंडिंग मिले, ठीक है। जैसे आप कोई प्लांट बैठा रहे हो या कोई इक्विपमेंट ला रहे हो या फिर कोई मशीन बैठाने वाले हो, कोई प्लांट लगाने वाले हो, ठीक है। तो वो जो प्लांट होगा या मशीन होगा या इक्विपमेंट, आप 1 साल या 2 साल के लिए तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। हम्म, आप ऐसा प्लांट लाओगे, मशीन लाओगे जो आपका क्या हो, लंबे समय तक चले। तो आपका जो पैसा यहाँ लग रहा है, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा है। तो वही कह रहा है कि ये जो सोर्सेज होते हैं ना, वो बेसिकली बिजनेस में
जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट होता है वो बेसिकली 5 साल से ज्यादा के लिए होता है, मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली क्या चाहिए होता है, तो ऐसी जो फाइनेंसिंग होती है जनरली आपके फिक्स्ड एसेट के लिए रिक्वायर्ड होती है। फिक्स्ड एसेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एसेट वह चीज होती है जो आपको एक टाइम के बाद कैश के रूप में रिटर्न आती है, ठीक है। तो ये जो आप जैसे प्लांट लगा रहे हो, इक्विपमेंट लगा रहे हो, मशीनरी लगा रहे हो, तो आपको ये तुरंत आउटपुट ला के नहीं देगी। जब प्लांट से आपको आउटपुट आएगा, फिर इक्विपमेंट या मशीन में आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, देन आपको क्या होगा, कैश फ्लो होगा। तो यही होता है आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अब आता है आपका शॉर्ट टर्म सोर्सेज, सॉरी मीडियम टर्म सोर्सेज। तो मीडियम सोर्सेज क्या होता है, तो यह बेसिकली ऐसा सोर्सेज है जहां पर जो फंड रिक्वायर्ड होती है वो बेसिकली 1 साल से ज्यादा के लिए और 5 साल से कम के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या होते हैं, तो ऐसी फंड जो रिक्वायर होती है किसी भी पीरियड के लिए, और वो पीरियड 1 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम 1 ईयर ऑफ पीरियड के लिए जो फंड आपके लिए रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप और सोर्सेज। तो ऑनरशिप में आपका क्या आता है, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। तो ऑनर्स फंड क्या होता है, तो बेसिकली जो फंड होते हैं ना वो बिजनेस के ऑनर के द्वारा प्रोकर्ड किए जाते हैं, इन्वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। वो या तो खुद के सोल एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या फिर पार्टनर हो सकते हैं, या फिर शेयर होल्डर्स हो सकते हैं किसी बिजनेस का, ठीक है। इसमें आपके प्रॉफिट इंक्लूड होते हैं जो आप क्या करते हो, फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होता है ना कि आप खुद से ही फंडिंग करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जो भी प्रॉफिट आ रही होती है उसको फिर से अपने बिजनेस में ही री इन्वेस्ट करते हो। अब क्या आपका बोरोड फंड, तो बोरोड फंड क्या होता है, तो यह फंड जो बेसिकली लोन की हेल्प से या फिर बोरोइंग की हेल्प से रेज की जाती है। यह बेसिकली आज के टाइम पे मोस्ट कॉमन टाइप के सोर्स ऑफ फंड है, और ये बेसिकली आज के टाइम पे मेजोरिटी ऑफ टाइम के लिए यूज हो रही है। उसके बाद आपका आता है ऑन द जनरेशन बेसिस में फंड दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज बेसिकली ऐसे टाइप के फंड होते हैं जो बेसिकली बिजनेस के इनसाइड ही जनरेट होते हैं, और एक्सटर्नल जो ऐसे सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लाई करते हैं, जैसे कि कोई सप्लायर आपको फंडिंग दे रहा है, कोई लेंडर या फिर इन्वेस्टर, ये सारे लोग आपको कोई दे रहे हैं। और वही इंटरनल में क्या होता है, जैसे आपके पास कोई अपनी खुद की प्रॉपर्टी है उसको सेल करके आपने फंडिंग किया है, ठीक है, या फिर आपने क्या किया है, लोन लिया है। तो नहीं, लोन तो आपका एक्सटर्नल सोर्सेज हो जाएंगे, या फिर आपकी जो प्रॉफिट आ रही है बिजनेस में फिर से उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी इंटरनल में आती है, ओके। अब आता है आपका पार्ट 3, क्या है, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। तो कैपिटल बजटिंग यह एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाते हो किसी भी लॉन्ग टर्म एसेट के लिए। देखो, कैपिटल बजटिंग किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में आपके पास दो तरीके की चीजें होती है, एक होता है आपका एसेट और एक होता है आपकी लाइबिलिटी। तो आप एसेट क्या करते हो ना, आप लॉन्ग टर्म एसेट का यूज करते हो, लॉन्ग टर्म एसेट आप लेना चाहते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट आपको हाई रिटर्न्स ला के देती है। तो लॉन्ग टर्म एसेट जो होती है ना, जरूरी नहीं है कि वो आपको हाई रिटर्न दे ही दे, उसके लिए भी आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर डिसीजन होना चाहिए कि कौन सा लॉन्ग टर्म एसेट आपको हाई रिटर्न दे रही है, कौन आपको नहीं दे पा रही है। तो कैपिटल बजटिंग एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें आप लॉन्ग टर्म एसेट में आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो, ठीक है, कि कौन सा लॉन्ग टर्म एसेट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यह एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, इसका डिसीजन डिसीजन लेते हो। इसके अलावा जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, जरूरी नहीं है कि वो आपको बाद में रिवॉर्ड करे ही, बाद में प्रॉफिट करे ही, ठीक है। तो मैंने भी आपको बताया था ना कि जरूरी नहीं होता कि हर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आपने डिसाइड किया वो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न दे ही दे। तो यहाँ पर आपका काम आता है कैपिटल बजटिंग, जहाँ पर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो कि हमें किस एरिया में, किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है कैपिटल बजटिंग का, वो आपको इंश्योर कराता है कि आपको कैसे रिसोर्सेज का ऑप्टिमल एलोकेशन करना है, या इसके अलावा ये आपको मतलब कैसे मैनेजमेंट को चलाना है उसमें भी हेल्प करता है, जिससे आप इन्वेस्टर की जो गोल होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, उसको आप क्या कर सको, मीट कर पाओ, ठीक है।
कैपिटल बजटिंग ये एक तरीके का ओवरऑल टोटल प्रोसेस होता है जिसमें जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है या फिर उसकी जो अल्टरनेटिव्स होती है उसको आप जनरेटिंग करना, फिर वैल्यूएट करना, सेलेक्ट करना, फिर उसका फॉलोइंग अप करना, ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, कैपिटल बजटिंग में आती है। तो कैपिटल बजटिंग एक तरीके का क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो भी बिजनेस कंसर्न होते हैं वो बेसिकली उन्होंने जो भी फिक्स एसेट मतलब वेरियस फिक्स एसेट खरीदा है, परचेज किया, उसका आप क्या करते हो, इवेलुएट करते हो जिससे आप उसका एक्सपेंशन और रिप्लेसमेंट करते हो। मतलब ये कि ढेर सारे फिक्स एसेट में आपको कौन सा रखना है, किसको आगे फर्दर प्रोसेस करना है, ऑपरेशन करना है, या फिर किस फिक्स एसेट को रिप्लेस करना है, ये सब आपका किस में आता है, कैपिटल बजटिंग। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो कैपिटल बजटिंग यह एक तरीके का क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है जिसमें आप क्या करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिसीजन करते हो, फिर प्लानिंग करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर का, एंड देन फिर उसका क्या करते हो, एनालिसिस करते हो। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक जो होता है ना, वो सभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जितने भी टाइप के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, चाहे वो नया पीस ऑफ मशीनरी खरीदना से लेके होल फैक्ट्री तक, सभी में क्या होता है, अलग अलग टेक्निक्स लगती है कैपिटल बजटिंग की। ठीक है, अलग अलग। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कैपिटल बजटिंग का, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यह बेसिकली आपको क्या करता है, इंश्योर करता है जिससे आप अपने लिए क्या कर सको, ज्यादा बेटर प्रॉफिटेबल कैपिटल प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर पाओ। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये आपको गारंटी करता है, मतलब कैपिटल बजटिंग आपको गारंटी करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आप इफेक्टिव कंट्रोल रखो, ताकि आप अपने टारगेट को क्या कर सको, अचीव करो। और ये कैसे होता है, जब आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की आप क्या करते हो, फोरकास्टिंग करते हो। अब क्या आपका, तो यह बेसिकली आपके बजट पीरियड के दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन बनाता है। ठीक है, इसके अलावा यह बेनिफिट्स या फिर कॉस्ट को भी देखता है, और साथ ही ये सारी चीजों को यह कैश फ्लो के रूप में मेजर करता है। ठीक है, उसके बाद क्या आपका, कि डिटरमाइनिंग द रिक्वायर्ड क्वांटम टेक प्लेस एज पर ऑथराइजेशन एंड सेटल। तो यह बेसिकली सिंपल सा एक टर्म है कि कैपिटल बजटिंग कुछ भी नहीं है, आपको देखना ये रहता है कि आपके लिए कौन सा बेहतर या फिर बेटर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है जो आपको बाद में लॉन्ग टर्म में आपको हाई रिटर्न दे के देखेगा। ठीक है, तो यह बेसिकली जो भी क्वांटम्स आते हैं ऑथराइजेशन और सैंक्शन के दौरान, तो उसको भी ये क्या करता है, मतलब डिटरमाइन करता है, एंड देन to expedite coordination of interdepartmental project fund among the competing capital project। तो ये बेसिकली अगर आपके पास ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली सारे प्रोजेक्ट आपको कहीं ना कहीं वेरियस प्रोजेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से आपको प्रॉफिटेबल मिलेगा ही मिलेगा। तो जो कम्पिटेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें से आपको आपके लिए बेहतर प्रोजेक्ट जो सबसे बेस्ट सूटेड प्रोजेक्ट होता है उसको भी कोऑर्डिनेट करने में ये हेल्प करती है। उसके बाद क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने की गारंटी लेती है। और यह कैसे संभव है, जब आपके पास जो बजट है उसका आप अच्छे से एलोकेशन कर पाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी आती है कैपिटल बजटिंग में। उसके बाद क्या, कौन कौन से फेजेस होते हैं कैपिटल बजटिंग के दौरान, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं वो देखते हैं। तो पहला क्या है कि हम ये देखें कि कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो कैपिटल बजटिंग अभी मैंने बताया था, एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें आप प्लान करते हो, जिसकी यूज से आप पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट या फिर एक्सपेंडिचर का एवेलुएट करते हो, जिसका अमाउंट क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका कि यह आपको कंपनी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी है उसको भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, जो आप लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट के तौर पे करने वाले हो। ठीक है, जैसे इसमें इसके अलावा आप देखो तो जो भी अलग से इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर जैसे कोई आप प्लांट में एडिशन कर रहे हो, या फिर रिप्लेसमेंट कर रहे हो, या फिर कोई मशीनरी लगा रहे हो, न्यू इक्विपमेंट, ये सारी चीजें ये सब किसमें आती है, आपकी कैपिटल बजटिंग में आती है। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको डिटरमाइन करने में कैपिटल बजटिंग हेल्प करती है। उसके बाद क्या, ये एक तरीके का प्रोसेस है कि जिसमें आपको यह एबिलिटी मिलती है जिससे आप डिसाइड कर पाओ कि कौन से प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतर है, किसमें इन्वेस्ट करना है, किसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जितने भी इन्वेस्टमेंट हो वो सारे आपको रिवॉर्ड रिटर्न दे ही दें। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल बजटिंग के दौरान आपको सेवरल फेजेस इन्वॉल्व होते हैं।
तो उसमें अब हम देखते हैं फेजेस क्या क्या होता है। तो पहला क्या आपको दिया गया है, प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग में बेसिकली आता है कि आप एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हो, फिर उसकी जनरेशन, फिर उसकी कुछ रिलेटेड जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है प्रोजेक्ट प्रपोजल की, वो सारी चीजें तैयार करते हो। देन जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है वो बेसिकली आपके इंडिविजुअल प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब ढेर सारे जो आपके पास प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है उसमें आपको एक पर्टिकुलर अपने लिए जो मतलब प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसकी शेप और गाइड में भी या फ्रेमवर्क की तरह काम करती है। उसके बाद क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, जब आप मतलब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग आप कर ले जाते हो किसी भी प्रोजेक्ट का, तो तब जाके आपको ये लगता है कि हाँ कौन सा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना वर्थ रहेगा। तो फिर उसके बाद उसका आप क्या करते हो, उससे रिलेटेड जो भी मार्केट एनालिसिस होता है उसका आप डिटेल्ड मतलब इवेल्युएशन करते हो। देन उस प्रोजेक्ट पे जो भी टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल या इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट आने वाले हैं उसकी आप एनालिसिस करते हो। देन आता है आपका सिलेक्शन। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप बेसिकली कुछ मैटर्स होते हैं उसको एड्रेस करते हो कि ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना वर्थ होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे सेवरल अप्रेजल क्राइटेरिया का यूज किया जाता है जिससे प्रोजेक्ट के वैल्यू को क्या किया जा सके, जज किया जा सके बेहतर तरीके से। अब आता है आपका फाइनेंसिंग। ऑब्वियसली जब आप एक प्रोजेक्ट को चूज कर लेते हो तो आपको एक प्रॉपर फाइनेंसिंग बनाना भी बहुत जरूरी होता है। तो वहां पर आप फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्क, इनकम कंट्रोल, टैक्सेस, ये सारे ऐसे टर्म हैं जो बिजनेस कंसिडरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सब की हेल्प से आप एक कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आप बनाते हो एंड देन आप कोई एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की चॉइस करते हो फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो उसमें आपको पहला क्या दिया है, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग डिजाइन, ऑब्वियसली उसका नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्टिंग, फिर कंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, प्लांटिंग, कमीशन, ये सारी चीजें आपकी किसमें आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट आया तो उससे पहले आप डिजाइन देखोगे, फिर उससे रिलेटेड उसमें कितना नेगोशिएशन लग रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्टिंग है, फिर उसके कंस्ट्रक्शन आपको करना है, फिर ट्रेनिंग, फिर प्लांट कमीशनिंग, बहुत सारी चीजें आती है इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। उसके बाद आता है रिव्यू। जब एक बार प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है तो एक रिव्यू फेज आता है, ठीक है, उसको भी करना बहुत जरूरी होता है। और साथ ही इसके बाद जब प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करते हो तो उसका परफॉर्मेंस रिव्यू को भी बार बार क्या करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए, जिससे आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से जो बना हुआ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, जो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस दे रहा है उससे आप क्या कर सको, कंपेयर करते रहो कि आपका जो प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस है वो आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर कर रहा है तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है आपके कैपिटल बजटिंग का, वो देख लेते हैं। तो पहला हम क्या है, इवेलुएट इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो कैपिटल बजटिंग एक तरीके का क्या है, टूल है जो बेसिकली मैनेजमेंट के द्वारा यूज किए जाते हैं ताकि आप इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का इवेलुएशन कर पाओ, ठीक है। तो यह बेसिकली आपको असिस्ट करता है जिससे आप डिसीजन ले सको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने के बाद ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उस प्रोजेक्ट में आप बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या, रिस्क को आइडेंटिफाई करना। ऑब्वियसली कैपिटल बजटिंग जो होता है ना, वो प्रोजेक्ट को एग्जामिन करता है अलग अलग डिफरेंट एक्सेप्ट से, जिससे जितने भी पॉसिबिलिटी होते हैं लूजेस और रिस्क के, उसको क्या किया जा सके, फाइंड आउट किया जा सके। इसके अलावा यह स्टडीज भी करता है कि कैसे ये रिस्क जो होते हैं वो हमारे बिजनेस के रिटर्न और ग्रोथ को अफेक्ट डालती है, या और इसके अलावा यह एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने में भी क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। अब आता है आपका एक चूज इन्वेस्टमेंट वाइजली। और वैसे कैपिटल बजटिंग आपको एक बेटर डिसीजन मेकिंग पर्सन बनाता है, जिससे आप क्या कर सको, अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट कर पाओ। तो जो कैपिटल बजटिंग होता है वो इसमें इफेक्टिव रोल प्ले करती है, जिससे आप मतलब ढेर सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में से आप अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए एक बेटर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर पाओ। तो यह टेक्निक जो होता है ना, यह बेसिकली किस में कंसिडर करता है, कैश फ्लो में। जो भी आप इन्वेस्टमेंट प्रोपोजल अपने इंटायर लाइफ में, मतलब जो भी प्रोजेक्ट आपको मिली है उसकी जो इंटायर लाइफ होने वाली है, ठीक है, तो उसमें यह कैश फ्लो, मतलब कहाँ पर कैश कैसे लगना है कैसे नहीं लगना है उसको कंसिडर करता है, जिससे आप अपनी क्या कर सको, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट कर पाओ। उसके बाद अवॉइड ओवर एंड अंडर अंडर इन्वेस्टमेंट। तो
तो अगर आपके पास राइट अमाउंट का इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस के लिए, ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा बेटर रिटर्न और लूजेस से आपको अवॉइड कर पाए। तो जो कैपिटल बजटिंग होती है ना, वो बेसिकली फर्म जो होती है फर्म को एनालाइज करती है, फिर कैपिटेबिलिटी या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव होने वाली है उसको क्या करती है, एनालाइज करती है, जिससे वो एक राइट इन्वेस्टमेंट मतलब फर्म के अकॉर्डिंगली राइट इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन कर पाए। उसके बाद क्या है, मैक्सिमम शेयर होल्डर वेल्थ। और बेसिक कैपिटल बजटिंग जो है वो आपको असिस्ट करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर पाओ अपने रिटर्न को, जिससे आप शेयर होल्डर को क्या कर सको, खुश कर पाओ। तो ओवरऑल मतलब आपको शेयर होल्डर मतलब ओवरऑल आपको कैपिटल बजटिंग आपके बिजनेस में वैल्यू जनरेट करके देती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओवरऑल शेयर होल्डर के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो ये एक तरीके का टूल है जो कंपनी को इनेबल करती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा फंड को क्या करे, डिप्लॉय करे इफेक्टिव वे में, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट अर्न हो। उसके बाद क्या आपका कंट्रोल प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर। तो कंट्रोल प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो कैपिटल बजटिंग बेसिकली फोकस उसका ये रहता है कि वो जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में जो भी एक्सपेंडिचर लग रही है उसको क्या करें, मिनिमाइज करें। क्योंकि जितना आप कम इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका बाद में जो रिटर्न मिलेगी तो उसमें आपको ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। लेकिन आपको एक जरूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट का ही आपको सोचना है, आपको क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस का भी तो सोचना है ना। तो आपको कैपिटल बजटिंग ये एबिलिटी बना के देती है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर को क्या कर पाओ, मिनिमाइज कर पाओ, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस भी बनी रहे। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट को इंश्योर करती है जिसमें आपको क्या कर सको, एक एडुकेट अमाउंट ऑफ इनफ्लो रखो, बना के रखो, जिससे प्रोजेक्ट के अंदर जो भी एक्सपेंसेस लग रही है उसको भी मीट करें और वो आपको एक अच्छा अमाउंट भी रिटर्न प्रोवाइड करके दे। ठीक है, अब है आपका डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो कैपिटल बजटिंग जो होता है ना वो इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। मतलब आपने एक बार अगर डिसीजन ले लिया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर चेंज करोगे तो आपका भारी नुकसान है, क्योंकि आप ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म एसेट में आप अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। तो अगर आपने एक प्लांट बनाया, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट किया, फिर से उस प्लांट को अगर आप तोड़ोगे तो आपका ये तो नुकसान है ना। ठीक है, तो जो मेजर लिमिटेशन होता है कैपिटल बजटिंग का, कि आपको जो डिसीजन मतलब अपने प्रोसेस के दौरान लेने हैं वो कैसे होने चाहिए, लॉन्ग टर्म होने चाहिए, और जो क्या होता है इरिवर्सिबल नेचर का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका रिले ऑन assumption एंड एस्टिमेशन। ऑब्वियसली जो कैपिटल बजट टेक्निक होती है वो बेसिकली अलग अलग डिफरेंट एजम्पशन पे रिले करती है। ठीक है, या फिर एस्टिमेशन पे वो रिले करती है, जिससे आप क्या कर सको, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को आप एनालाइज कर पाओ। तो जो एनुअल कैश फ्लो होता है ना किसी भी प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के दौरान, तो वो जरूरी नहीं है कि जो आपने एस्टिमेशन बनाया है या फिर जो एजम्पशन आपने बनाया है कि उसको वो मैच करता हो। ठीक है, तो वो 1 ईयर में वो एजम्पशन घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। आपने जो भी एजम्पशन बनाया, जो भी आपने वैल्यू सोच के रखा था, कि आपने ये सोच के रखा था कि एक साल में हमारा 1000 रुपया लगना है, लेकिन है ना उसमें क्या पता उसी ईयर में दूसरे साल आपका 2000 लग गया, या फिर एक बार आपका 900 लगा। तो ये क्या होता है ना, ये एनुअल कैश फ्लो जो होता है ना वो बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो यह बेसिकली जो कैपिटल बजटिंग बनाई जाती है वो एजम्पशन और कुछ एस्टिमेशन के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है, अब क्या आपका हायर रिस्क। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होता है ना वो काफी रिस्की नेचर का होता है, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व करते हो। ऑब्वियसली मैंने भी आप बताया था ना कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें करते हो। तो जो डिसीजन जो होता है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो आपको ग्रोथ नहीं दे पाता है या फिर वो फेल हो जाता है। तो आपको डिसीजन बहुत ही केयर तरीके से लेना पड़ेगा, जिससे आप क्या कर सको, आप अपने बिजनेस की ग्रोथ को मेंटेन रखो। क्योंकि आपका जो जितना केयर तरीके से आप डिसीजन लोगे वो उतना ही आपके बिजनेस पे एज अ सक्सेस और वैल्यू के रूप में अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब है आता है आपका अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी क्या होती है, तो अनसर्टेनिटी बेसिकली होता है कि यह जो प्रोसेस होता है ना वो आपके फ्यूचरिस्टिक डाटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जो कि आपको पता है कि फ्यूचर डाटा सर्टेन नहीं होते, सर्टेन ही नहीं होते। तो आप इसमें जो मतलब इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का आप क्या करते हो, एनालिसिस करने के लिए कुछ फ्यूचर डाटा लेके आते हो। तो फ्यूचर डाटा जरूरी नहीं हो कि वो सही हो, तो वो काफी अनसर्टेन होते हैं फ्यूचर डाटा। उसको कहा ही गया है फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या होना है किसको पता है, किसी को नहीं पता है ना। वो सिर्फ और सिर्फ हाँ हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये होता है। तो यही है कि आपको बहुत ही क्लियर तरीके से डिसीजन लेना पड़ता है। उसके बाद है इग्नोर नॉन फाइनेंशियल एक्सपेक्ट।
तो जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होती है ना, वो बेसिकली सिर्फ उसे फाइनेंशियल एक्सेप्ट को ही वो कंसिडर करती है, मतलब कहाँ आपका पैसा लगना है कहाँ नहीं लगना। उसके अलावा जो भी नॉन फाइनेंशियल एक्सेप्ट होते हैं उसको वो इग्नोर करती है। तो जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हो तो आप सिर्फ उसे फाइनेंशियल एक्सपेक्ट देखते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखते हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 4 लेके आऊंगी। 3 वीडियो और लगेगी इसकी, इसके बाद ये यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप लोग आराम से पढ़ना, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत हो तो वैसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। और बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।